नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, शुरू करेंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। और एकदम मजे के साथ पढ़िए, एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए, ताकि आप किसी भी परीक्षा में आप बैठे तो वहां पर आपको सीधे हमारा क्लास जो है दिखने लगे कि सर ने ये पढ़ाया था और यहीं से सीधे ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आज से हम लोग शुरू करते हैं कौन सा पाठ, सिंधु घाटी सभ्यता, चैप्टर 1 सिंधु घाटी सभ्यता। जहां से हर एक एग्जामों में, चाहे वो कोई परीक्षा हो, चाहे बड़े परीक्षा हो या छोटी परीक्षा हो, चाहे वो मेंस हो चाहे प्री हो, किसी भी परीक्षा का वहां पे लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, तो हम आज से शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता और इतिहास में प्राचीन इतिहास शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्लास की तरफ। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता। आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम और किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता की नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की जितनी भी सभ्यताएं उस समय थीं, उन सभी में सबसे विकसित सभ्यता थी। चाहे वो विश्व की सभ्यताओं में, चाहे वो चीन की सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, उन सभी सभ्यताओं में से, सभी प्राचीन सभ्यताओं में से यह एक प्रमुख सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। ठीक है, यह सभ्यता मुख्यतः किन किन नदियों पे थी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर बसी हुई थी। ठीक है, यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी थी। और क्या चीजें हैं, देखिए, इतनी बड़ी सभ्यता विश्व में, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो विश्व की उस समय सबसे बड़ी सभ्यता थी। इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी या चीन की सभ्यता थी, ये सारी सभ्यताएं इससे छोटी सभ्यताएं थी। यह विश्व में उस समय सबसे बड़ी सभ्यता थी। और सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता थी वह क्या थी कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। ठीक, तो यहां से जो की पॉइंट निकल कर आता है कि यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता है। प्राचीन ऐसे कह सकते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह एक नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है ना, नगरीय सभ्यता है। और क्या चीजें हैं, सिंधु एवं उसकी सहायक नदी के किनारे बसा है। ठीक, इसकी अगर हम काल की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो इस सभ्यता का काल माना जाता है। और क्या चीजें हैं, यह कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि इस समय के लोग कांसा बनाना जान गए हैं। ठीक है, कांपर और टीन को मिलाकर के कांसा बनाना जान चुके हैं। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। इस सभ्यता में क्या क्या चीजें हैं, जैसे इस सभ्यता की और नगर योजना, विकसित नगर योजना, उन्नत जो विषय, उन्नत कृषि
पशुपालन उन्नत तरीके से किया जाना, ये सारी विशेषताएं हैं। इस समय यह विश्व की सबसे विकसित सभ्यता हो चुकी है उस समय, ठीक है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी सभ्यता, ठीक, इतनी बड़ी सभ्यता कहां से कहां तक रही होगी? तो इसका जो विस्तार था, विस्तार कहां से कहां था? मुख्यतः भारत और पाकिस्तान में है। भारत और पाकिस्तान में है इसका विस्तार, मुख्यतः भारत और पाकिस्तान। यह विश्व की जो सभ्यता है, भारत और पाकिस्तान, जो वर्तमान भारत है और वर्तमान पाकिस्तान, उसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पे ये सभ्यता फल फूल रही थी। उस एरिया में, उस जगह पे ये सभ्यता फल फूल रही थी। जो नगरीय सभ्यता है, जिसका नगर नियोजन कमाल का है, जिसके यहाँ स्नानागार है, अन्नागार है, ये सारी चीजें उपलब्ध है, जो आज के आधुनिक समय में है, वो सारी चीजें जो है उस समय लगभग उपलब्ध थी, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि यह विश्व की जो सभ्यता है, यह लोगों के सम्मुख कैसे आई? इतनी बड़ी सभ्यता लोगों के सम्मुख कैसे आई? क्या यह दिख रही थी? नहीं, यह दिख नहीं रही थी। यह सभ्यता जो है वो खुदाई के दौरान सामने आई है। जब रेलवे का विकास हो रहा था भारत में, ब्रिटिश शासन द्वारा रेलवे का विकास किया जा रहा था, उस सिलसिले में जो पंजाब, उस समय का जो पंजाब था, वहां पे रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। तो रेलवे लाइन बिछाने के दौरान काम चल रहा था। उस काम में कुछ संरचनाएं मिली कि यहाँ कुछ लोग रहे होंगे, और वहां से ईंटें काफी निकाली गई थी। ईंटें निकाल करके रेलवे में यूज की जा रही थी, ठीक। खुदाई होती थी, वहां से ईंटें निकलती थी, उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी तक किसी का ध्यान उस तरफ से नहीं जा रहा है कि यार यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है। पहली बार यह ध्यान आकर्षित जो हुआ, वहां पे इंजीनियर्स काम को करा रहे थे, जिसमें एक इंजीनियर थे मैके, जॉन हेनरी मैके, ठीक है। जॉन हेनरी मैके ने 1834 में वहां पे दौरा किया, ठीक। 1834 में दौरा किया तो यहां इनको लगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों के सामने आनी चाहिए, उस पर कुछ काम करना शुरू किया, लेकिन खुदाई अभी भी नहीं हो रही है। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में दौरा किया, और धीरे धीरे वहां पे लोगों का, पुरातत्व सर्वेक्षण वालों का आना जाना, इंजीनियर्स का आना जाना शुरू हो गया, ठीक। पहली बार जो इसकी खुदाई हुई, और वो खुदाई किसने करवाई थी? वो खुदाई जो है पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी, जो पुरातत्व विभाग से थे, इन्होंने 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई करवाई, ठीक है। हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई करवाई। यहां से लोगों के नजर में यह आया कि एक सभ्यता यहां पे विकसित थी, नगर विकसित थे, और धीरे धीरे कई जगहों की खुदाई होने लगी। उसके तुरंत बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी ने, ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई, मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। और ये लोग खुदाई करके रिपोर्ट अपनी सर जॉन मार्शल को सौंपते थे, ठीक है। उस समय महानिदेशक थे पुरातत्व विभाग के। वो लंदन की एक साप्ताहिक पत्रिका में इसको प्रकाशित करवाए, तब जाकर के दुनिया की नजर में, विश्व की नजर में यह सभ्यता आई। इतनी बड़ी सभ्यता इतने प्रयासों के बाद तब जाकर के लोगों के सामने आई कि हाँ, कैसे जो है एक सभ्यता यहां पर भी है। और किस प्रकार की सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। क्यों? क्योंकि जो वहां का नगर नियोजन था वो इतना विकसित था कि उस समय इसको शहरी सभ्यता कहा गया। शहर वाली सुविधाएं थी जो शहरों में होती हैं, उस तरह के नालियों का जो निर्माण था, घरों का जो निर्माण था, उसमें भी
जो शासन व्यवस्था थी उनकी, जो मकान बने थे, ठीक है, उस तरीके से बने थे कि हाँ लग रहा था कि सब कुछ एक प्लान के तहत किया गया है। ऐसे ही लोग कहीं कहीं आकर नहीं बसे हैं, सबकी अपनी एक जगह है बसने की, इस तरीके से व्यवस्थाएं थी। ये राय बहादुर दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी खुदाई में सबसे अहम योगदान रहा है। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने जगह जगह की खुदाई की, जैसे रंगनाथ मिश्रा हैं, बहुत सारे जो पुरातत्वविद सर्वेक्षण है उन्होंने खुदाई करवाई, बाद में अलग अलग स्थानों की खुदाई करवाई। ठीक, तो यहां तक ये रहा कि 1921 में हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे पहली बार जो ये तस्वीर आपको दिख रही है, ये देखिए, ये हड़प्पा की तस्वीर है, हड़प्पा की, ये हड़प्पा की तस्वीर है जहां पे दयाराम साहनी जी द्वारा खुदाई करवाया जा रहा है। इस तरह से खुदाई के उपरांत तब चीजें जाकर के सामने आई हुई है। ठीक, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भूलने जैसा कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब सवाल यह है कि जैसे कोई मिल तो गया, जगह तो मिल गया, ठीक, लेकिन अब उसको नाम क्या दिया जाए? नामकरण होता है ना, जैसे बच्चा पैदा हो गया तो अब उसका नामकरण, बुआ जी कुछ और कह रही हैं, मौसी जी कुछ और कह रही हैं, पापा कुछ और कह रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि नामकरण भी तो उसका होना चाहिए। तो अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग नाम जो है दिया गया इस सभ्यता का। चलिए देखते हैं कि कैसे इस सभ्यता का नामकरण हुआ। देखिए, क्योंकि सिंधु और उसकी नदियों के किनारे था, सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे ही मिला था। जो हड़प्पा नामक स्थल था वो सिंधु नदी के तट पर ही था, इसलिए सर जॉन मार्शल ने सबसे पहला जो नाम प्रयोग किया, जो पहला सिंधु सभ्यता का नामकरण कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो नाम किया, क्या किया? सिंधु सभ्यता कहा। क्या कहा? सिंधु सभ्यता कहा। और एक जॉन मार्शल ने कहा, जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल ने कहा कि इसका नाम सिंधु सभ्यता होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे मिला है, जाहिर सी बात है। फिर जैसे अभी केवल कुछ ही स्थल, एक आध दो स्थल की खुदाई हुई थी, ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे स्थलों की खुदाई होती चली गई तो अन्य नदियों के किनारे भी मिलने लगे। जब अन्य नदियों के किनारे मिलने लगे तब तो ये नाम ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि केवल एक जगह के नाम से कैसे हो सकता है? तो फिर इसका परिवर्तित नाम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। सभ्यता, अच्छा, सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों किया गया? क्योंकि सिंधु और उसके जो सहायक नदियां थी वहां पे ये स्थल मिला, नगर मिले, इसलिए इसका नामकरण क्या हो गया? सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया। लेकिन कालांतर में और भी खुदाई होते चले गए और सिंधु को छोड़ दीजिए, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग नदियों पे जो सिंधु की सहायक नहीं है वहां भी इसके स्थल मिलने लगे, नगर मिलने लगे और उसी कालखंड के मिलने लगे। तो यहां पर फिर से नामकरण, जो भारतीय नामकरण की पद्धति रही है उसके तहत क्या कहा गया कि इसका नाम जो होगा वो क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता होगा। क्यों होगा हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो किस स्थल की हुई थी? हड़प्पा की हुई थी। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम रहेगा? क्योंकि सबसे पहले इसी स्थल की खुदाई हुई। ठीक, इस स्थल की सबसे पहले खुदाई हुई
अतः नाम क्या हो गया इसका, हड़प्पा सभ्यता। और इस समय ये दोनों नाम प्रचलन में है। कौन कौन से, एक सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरा हड़प्पा सभ्यता। ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये दो नाम इसके प्रचलित हैं। ठीक, इसके बाद अब सवाल उठता है कि जो हड़प्पा संस्कृति है, ठीक, हड़प्पा संस्कृति की काल अवधि क्या है, कालावधि क्या है, कब से कब तक उसको माना गया, जब उस समय तक किसी की भी किसी चीज की उम्र जानने की पद्धति हो चुकी थी। हम पता लगा सकते थे कि कौन सी चीजें कितनी पुरानी हैं, कितने वर्ष पुरानी हैं। इस आधार पे पता लगा करके कि यह कितनी पुरानी सभ्यता है। आमतौर पे लोग तो मिले नहीं थे कि हाँ बताने वाले कि हाँ हम चले आ रहे हैं। अब खुदाई के माध्यम से मिला है, तो जांच के माध्यम से ही चीजें सामने आ रही हैं। जब जांच के माध्यम से चीजें सामने आ रही हैं तो कालखंड तय करना भी इतना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं आसान होगा, क्योंकि अलग अलग जगह की चीजें अलग अलग कालखंडों की बताएंगी। ठीक, तो उस आधार पे हम देखते हैं कि इसकी कालावधि क्या रही होगी। ठीक है, काल अवधि इसकी क्या रही होगी। ठीक, सिंधु घाटी संस्कृति की कालावधि, इसे आपकी हम आसानी के लिए इसको 3 भागों में बांट दे रहे हैं। ठीक, 3 भागों में बांटकर इसको हम लोग देख सकते हैं। आमतौर पे जो इसकी कालावधि है वो 2500 से लेकर के 1300 तक कह सकते हैं। जो विकसित कालावधि है वो 1750 तक है। ठीक, लेकिन 3300 से 1300 के बीच इसकी कालावधि को स्वीकारा गया है। उसको हम अलग अलग कालखंडों में विभाजित करके आपको बता रहे हैं। ठीक, पहला जो होगा पूर्व हड़प्पा काल। ठीक है, पूर्व हड़प्पा काल कह सकते हैं या अर्ली हड़प्पन फेज इसको बोल सकते हैं। ठीक, ये कब से कब है, ये 3300 ईसा पूर्व से कब तक है, 2600 ईसा पूर्व तक। ठीक, विशेषता क्या है इसकी, इस कालखंड की भी तो कुछ विशेषता रही होगी। जैसे जब कोई सभ्यता शुरुआती दौर में होता है तो शुरुआती दौर में बहुत सारी चीजें विकसित नहीं हो जाती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें बाद में आती हैं, लेकिन शुरुआत में भी तो कुछ रही होंगी। इसकी विशेषता क्या है यहाँ पर कि कृषि की शुरुआत, क्या है यहाँ पे, कृषि की शुरुआत हो रही है। और क्या चीजें हैं, एक तो कृषि की शुरुआत, दूसरा बस्तियों का विकास हो रहा है, बस्तियों का विकास। अच्छा, बस्तियों का विकास क्यों, क्योंकि जो पहले थे लोग वो बस्तियों में नहीं सिंगल सिंगल या कुछ अपना परिवार बनाकर रहते थे, अपना अपना परिवार से केवल मतलब था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक बस्ती बन रही है, एक इस बस्ती के बाद धीरे धीरे गांव नगर ऐसी बसता चला जाता है ना, एकाएक थोड़ी ना हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। पहले सिंगल रहे, फिर परिवार में रहे, फिर इसके बाद धीरे धीरे बस्ती बना, फिर कृषि की ओर ध्यान गया, पशुपालन हुआ, है ना। इस तरीके से सभ्यताएं विकसित हुई हैं, इस तरीके से मानव विकसित हुआ है। ठीक, तो इस समय ये सभ्यता देखिए पूर्व हड़प्पा काल है, कहां से कहां तक, 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक है। और विशेषता इसकी क्या है, कृषि की शुरुआत हुई है और बस्तियों का क्या है, विकास। दूसरा क्या है, मध्य हड़प्पा काल, मध्य हड़प्पा काल, या इसी को हम कह सकते हैं क्या,
मुख्य हड़प्पा काल, मुख्य हड़प्पा काल। और ये कहां से कहां तक है? ये है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि नगर नियोजन, नगर नियोजन, उन्नत शासन, कला, व्यापार, लिपि आदि यहाँ पे इस समय विकसित। अब लिपि से आप ये मत समझिएगा कि लिखने वाली ही केवल लिपि होती है, बिना लिखने वाली भी लिपि होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि ये मुख्य रूप से इसी समय फल फूल रहा है, इसी समय ये अपने चरम पे है। तो यहाँ पर सारी चीजें जो है उनकी विशेषता है। अभी तो हमने कम लिखा है, जितनी भी उन्नत चीजें हैं यहाँ पे कह सकते हैं कि इसी काल की हैं। फिर दूसरा क्या है, तीसरा क्या है कि उत्तर हड़प्पा काल। और ये 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है, ठीक। और इसकी विशेषता क्या है? नगर का पतन, सभ्यता का पतन। एक समय आएगा ना कि पतन हो जाएगा, फिर नगरों का परित्याग, जो बचेंगे वो छोड़ देंगे नगर को, इस जगह को छोड़ देंगे। और यहीं से मनुष्य जो है वो क्या हो जाएगा? ग्रामीण सभ्यता की ओर प्रस्थान। यहीं से जो है लोग ग्रामीण सभ्यता की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसी सभ्यता इसके बाद विकसित होगी जो पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता होगी, जिसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो कालावधि यह कहां से कहां तक, ये पूरा विशेष तौर पे अगर आप देखें तो कह सकते हैं कि यह 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक विकसित है। लेकिन इसका जो कालखंड निर्धारण है, जो काल इसका है, वो कहां से कहां तक है? 2600 ईसा पूर्व से मुख्य रूप से 1750 ईसा पूर्व तक, जो आपको हर एक किताबों में मिलेगा, ठीक। तो इसका कालखंड कहां से कहां तक माना गया है? यही ठीक है, 2600 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए, इसके बाद ये जो कालावधि है, इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका क्षेत्रीय विस्तार कहां तक है। इतनी बड़ी सभ्यता छोटे से एरिया में तो नहीं हो सकती है, ठीक है। छोटे से एरिया में इतनी बड़ी सभ्यता तो विकसित नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि यह सभ्यता का विस्तार जो है, देखिए ये विस्तार है, ठीक। कहां से लेकर के, यहां से लेकर के ये पूरा, ये देख रहे हैं, इतनी बड़ी सभ्यता थी और लोगों की नजरों से ओझल थी खुदाई के पहले। जैसे ही खुदाई हुआ तो एक एक करके सारे के सारे जो है नगर मिलते चले गए। 1500 से अधिक स्थलों की खुदाई हो चुकी है, की पॉइंट है, नोट कर लीजिए। 1500 से अधिक स्थलों की खोज, जिनमें 1000 से अधिक भारत में एवं शेष पाकिस्तान में।
जिनमें से कि इतना, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, हम आपको मैप के माध्यम से दिखा रहे हैं कि यहाँ से केंगाडोर से लेकर के यहाँ इधर महाराष्ट्र तक, इधर उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर तक, इधर ये मांडा है जम्मू कश्मीर का, ठीक है, यहाँ तक ये दैमाबाद दिख ही रहा है। ये 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ठीक। आपको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं कि कहां से कहां तक है इसका विस्तार। इसको आप आसानी से समझ लेंगे। उत्तर से दक्षिण है ये, पूर्व से पश्चिम है ये, ठीक है। ये है देखिए सूतकांगे डोर, सूतकांगे डोर जो इसका सबसे पश्चिमी पॉइंट है, सूतकांगे डोर, ये कहां पे है? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। और ये पड़ता है कहां पे? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। ये कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में। ये सबसे पश्चिमी पॉइंट है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, अरेबियन सी के निकट पड़ता है, एकदम देख ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर पूर्व में कहां पे है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर नदी कौन सी है? हिंडन नदी, हिंडन नदी। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश, मेरठ जिला उत्तर प्रदेश, ठीक है। आलमगीरपुर यहाँ पे क्या है? ये सूतकांगे डोर है, बलूचिस्तान। और ये कहां पे है? दाश्क नदी, दाश्क नदी, दाश्क नदी। क्यों? क्योंकि सारी उस समय की सभ्यताएं नदियों के किनारे बसी थी। क्यों नदियों के किनारे? क्योंकि पानी की, जल की उपलब्धता थी, खेती करने के लिए जल मिल जाता था, पीने के लिए जल मिल जाता था, ठीक है। इसलिए जितनी भी नगर थे, जितने भी सभ्यताएं थी, वो सभी सभ्यताएं कहां पे विकसित हुई थी? नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। ये क्या है? ये सबसे उत्तरी में जो विकसित था वो मांडा है, मांडा, अखनूर जिला, जम्मू कश्मीर। और ये नदी कौन सी है? चेनाब, चेनाब नदी के किनारे, ठीक है। इसी तरह से जो सबसे दक्षिण में है, ये कौन सा है? दैमाबाद, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और ये कौन सी नदी है? प्रवरा नदी है, ठीक है। प्रवरा और गोदावरी दोनों के तट पे है ये, प्रवरा और गोदावरी भी कह सकते हैं। ये इसका विस्तार है, ठीक। ये क्या है? ये देखिए, ये जो है ये पूर्व से पश्चिम हो गया, ठीक है। ये पश्चिम हो गया, ये पश्चिम। ये क्या है? ये पूर्व है। ये क्या है? उत्तर है। और ये क्या है? दक्षिण है, ठीक है। ये इसके बाद कुछ चीजें हम आपको बता देना चाहते हैं, क्या? कि जो इसका विस्तार है वो लगभग पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम इसकी जो लंबाई है वो 1600 km है। और ये किसने कहा है? डॉक्टर रंगनाथ राव, ठीक। चौड़ाई जो है, चौड़ाई में थोड़ा सा मतभेद है। कोई कहता है कि 1300 है और कोई कहता है कि 1100, सॉरी 1400 और 1100 km, ठीक है। इसकी चौड़ाई है। ये माखन लाल कहते हैं, माखन, माखन लाल, ठीक है, माखन लाल कहते हैं। लेकिन हम अगर बात करें इसकी की पॉइंट में, तो जो मान्य है, जो मान्य है, तो सर्वमान्य है, वो क्या है? 1600 लंबाई है और 1300 चौड़ाई, जो सर्वमान्य है इसकी, ठीक है। इसका जो आकार है वो कैसा है? आकार है त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार,
कार, आप देख भी सकते हैं। देखिए अगर ऐसे हम चले ऐसे तो ये जो है बन जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये त्रिभुजाकार। ठीक, तो आकार इसका कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है, क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, या कह सकते हैं कि लगभग 13 लाख वर्ग किमी। कुछ किताबों में आपको 12.5 लाख वर्ग किमी भी मिलेगा। सही है, सारे के सारे सही हैं, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है तो अलग अलग लोगों के अनुसार है, तो कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ मिलता है, सही सारे हैं। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज का एक क्लास था। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। हम छोटे छोटे पार्ट्स में करके बनाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो, और प्रयास करेंगे कि जो हमने पढ़ाया है उसका नोट्स आपको अवेलेबल हो जाए, मिल जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, और इसी तरह से मजेदार तरीके से फिर से क्लास में हम उपस्थित होंगे, और आगे जो इसका पार्ट्स है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है।